नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर पीसीएस में। 18-19 सितंबर की करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन करेंगे। कल किसी वजह से वीडियो नहीं बन पाया और आज भी कल और आज इतनी ज़्यादा न्यूज़ थी कि उनको इकट्ठा करने में और ऐसे फ़िल्टर करने में काफ़ी टाइम लगा, तो आज भी इसलिए लेट हो गया। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो पहली योजना है जो उड़ीसा में शुरू हुई है। योजना का नाम है सुभद्रा योजना। ये बड़ी योजना है, इसलिए इसका डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है। हालांकि है राज्य की, लेकिन बड़ी योजना होने की वजह से इसका डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं, तो ये है उड़ीसा की। ठीक है, और मोदी जी ने इसे शुरू किया है। ठीक, मोदी जी ने इसे शुरू किया है। ये महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए, मतलब 10,000 रुपया वार्षिक, 10,000 रुपया वार्षिक वित्तीय सहायता देने की योजना है। ठीक है, दो अवसरों पे, एक रक्षाबंधन के अवसर पे तथा दूसरा महिला दिवस पे। ठीक है, दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक, मतलब ये अगस्त में है और ये मार्च में। ठीक, दो मौके पे इनको 5-5 हज़ार की दो किस्तों के द्वारा 10,000 रुपये की सहायता दी जाएगी, मतलब लगभग 1,000 रुपया मंथली। तो इस तरह की योजना जो महिलाओं के लिए चल रही, जैसे अभी एमपी में चली थी चुनाव से पहले, तो उसी तरह की कुछ योजनाएं ये सुभद्रा योजना भी है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण के लिए। और इस योजना के बारे में क्या जान सकते हैं, तो योजना की अवधि 5 वर्ष के लिए भी रखी गई है। ठीक, 2018-29 तक ये योजना चलेगी। और 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं, 21 से 60 की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। तो इतना डिटेल में भले न जाए, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकता है कि सुभद्रा योजना जुड़ी किससे है, किस राज्य सरकार की है, किसने शुरू की है। ठीक है, सुभद्रा है क्या, तो ये अगर सुभद्रा शब्द जो है ये वहाँ पे उड़ीसा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वहाँ जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है उसमें जो मूर्ति रखी हुई है, जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ हैं। ठीक है, इसके बाद बलराम हैं और उनकी बहन जो है वो सुभद्रा है। तो वहाँ पे देवी के रूप में इनकी पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में सुभद्रा की भी मूर्ति रखी हुई है, तीन लोगों की मूर्तियाँ हैं। ये प्रश्न एक बार जीएस में पूछा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर में किसकी पूजा होती है। ठीक है, हर साल रथ यात्रा निकलती है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये भी मंदिर से ही है। एक मंदिर का उद्घाटन हुआ है, सिद्धेश्वरी मंदिर। कहाँ हुआ है यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में। ठीक है, अब इसको उद्घाटन करने वाले जो दो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। एक हैं योगी आदित्यनाथ और दूसरे वहाँ के त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है मणिक साहा। ठीक है, मणिक साहा वहाँ पे दोनों जगह ही ये दोनों लोगों ने मिलके ये सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये पश्चिमी त्रिपुरा में है। इसके अलावा एक वेद विद्यालय की भी नींव रखी गई है। ठीक है, वेद विद्यालय की नींव रखी गई है। ठीक है, त्रिपुरा बंगाली इस समय मेजॉरिटी में वहाँ पे हैं। तो त्रिपुरा है ट्राइबल। ठीक है, त्रिपुरा जो स्टेट है वो है ट्राइबल स्टेट, मतलब वहाँ पे रियांग जनजाति है, चकमा है, ये सब है। लेकिन ज़्यादा माइग्रेशन की वजह से इस क्षेत्र में बंगालियों का प्रभुत्व हो गया है। इस वजह से वहाँ हिंदू कल्चर या बंगाली कल्चर ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ का जनजाति कल्चर दब गया है। इसके लिए वहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि दो वहाँ पे विद्रोही गुट है, ATTF है और NLFT है। इन दोनों के बीच में और गृह मंत्रालय और त्रिपुरा सरकार, इन चारों के बीच में त्रिपुरा को लेके एक शांति समझौता हुआ था। ये हम लोगों ने देखा था। 4 पक्षकार थे उसमें, 2 उग्रवादी गुट थे और एक गृह मंत्रालय, एक त्रिपुरा सरकार। ठीक है, तो ये उस नज़रिए से भी एक बार देख सकते हैं इसको। अगला ऑनलाइन न्यूज़ है, अमृत मोहन को SSB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नहीं, महानिदेशक। ठीक है, SSB जो है सशस्त्र सीमा बल, ये एक सैन्य संगठन है, पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, SSB का गठन जो है 1963 में हुआ। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल का। और ITBP का गठन 1962 में हुआ। ठीक, इंडो चाइना वॉर जब हुआ था, तो इंडो चीना वॉर जो हुआ था उसमें भारत की पराजय के बाद एक डेडिकेटेड फोर्स की ज़रूरत महसूस हुई। तो उसी क्रम में लगातार कई, मतलब 4, लगभग उसी दशक में 4 फोर्स की स्थापना की गई। सबसे पहला था ITBP, फिर SSB और 2 और फोर्स बनी। एक का नाम है BSF जो पाकिस्तान बॉर्डर के लिए है 1965 में। 65 में उससे वार हुई थी पाकिस्तान से। और फिर लास्ट में CISF 1969 में। ठीक है,
हर जो फोर्स है उसका गठन किसी न किसी घटना से जुड़ा हुआ है। सीआईएसएफ का आप लोग जानते हैं, ये औद्योगिक जो पीएसयूज़ हैं और मेट्रो है, इस तरह के उपक्रमों की सुरक्षा के लिए इसका गठन होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा एसपीजी और एनएसजी, इनका गठन भी मतलब 80s में हुआ है। मतलब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो फिर बाद में एसपीजी का गठन हुआ उसके पीछे, और एनएसजी का गठन मिलिटेंसी के लिए हुआ है। ठीक है, ये दो और संगठन है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो भारत जल सप्ताह 2024 अभी मनाया गया। ये 4 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है, जिसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय कर रहा है। जल शक्ति मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। ये 17 से 20 सितंबर मनाया जा रहा है, 4 दिन का है। ठीक है, तो बहुत डीप में नहीं जाना है इसके। एक और पर्सनालिटी से न्यूज़ है। ये सलीना इम्तियाज़ ने को ये पहली महिला पाकिस्तानी महिला बन गई हैं जिनको अंपायर नामित किया गया। ठीक है, अंपायर बनने वाली पाकिस्तान की पहली महिला हो गई हैं। ठीक है, तो पाकिस्तानी भी एक इस्लामिक स्टेट है, जिस वजह से वहाँ जो इस्लामिक कंट्रीज़ में रूढ़िवादिता है उसका वो भी एक नमूना है। तो वहाँ पे भी अगर कोई महिला इस तरह का काम करती है तो वो न्यूज़ में हो जाता है। ठीक है, वोट का त्यौहार ये कहाँ मनाया जा रहा है, किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो ये जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनज़र वहाँ के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, सीईओ, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में। और ये वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध गीत वोट का त्यौहार नामक एक गीत लॉन्च किया गया। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। तो ये कैमरान या कैमरान करके सैटेलाइट है। ठीक है, इस सैटेलाइट को ईरान ने लॉन्च किया है। ये ईरान का दूसरा सैटेलाइट है। ठीक है, बस इतना ध्यान देना। ठीक, इसके डीप में नहीं जाना क्योंकि भारत की नहीं है ना। एक और जनजाति से अभी हम लोग पिछले दिनों साओला जनजाति देखे थे, उसी तरह की एक जनजाति यहाँ पे और है जिसका नाम है इरूला जनजाति। ठीक है, इरूला कहाँ रहती है, क्या काम है इसका? तो ये जनजाति विशेष रूप से इनका जो मुख्य आवास है ये तमिलनाडु में है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तमिलनाडु में है। और एक वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका वजह है कि जितने भी सांप के काटने पे जो उनको काउंटर करने के लिए जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जो प्रतिविष लगाए जाते हैं, उन प्रतिविष का लगभग 80% आपूर्ति इसी जनजाति के द्वारा निकाले गए सांपों के विष से होती है। ठीक है, जो प्रतिविष बनाए जाते हैं भारत में उसमें 80% इरूला जनजाति ही सांपों से निकालती है। तो ये सांपों से विष निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक, सांपों से विष निकालने के लिए। तो इनको अभी हाल ही में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो 2 वजह से है। तीसरी चीज़ इसके बारे में कि ये पीवीटीजी में शामिल है। ठीक है, ये तमिलनाडु की पीवीटीजी लिस्ट में शामिल है। इनका एक स्पेशल भाषा है। ठीक है, और ये निग्रेटो समुदाय से संबंध रखते हैं। भारत में जनजातियाँ मतलब 3 पार्ट में हो सकती हैं। एक मंगोलॉयड है जो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, जिसमें हम लोग अभी सिक्किम से लेके त्रिपुरा, अरुणाचल, ये पूरा जो 7 सिस्टर्स हैं। और फिर एक आपका अल्पाइन हो सकती है, नॉर्डिक, जो गद्दी मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की है, लद्दाख की है, जनजातियाँ जितनी भी हैं। ठीक है, और फिर एक निग्रेटो हो गया। निग्रेटो ये साउथ वाली हो गई। ठीक, और एक दोनों का मिक्सचर अगर मान लें तो जो छोटा नागपुर पे है वो है तो निग्रेटो ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें मंगोलॉयड निग्रेटो का मिक्सचर है। ठीक है, तो इस तरह से कुल 4 भाग हो सकते हैं। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये है ऑपरेशन चक्रतीर्थ। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में इसलिए आया। ऑपरेशन चक्रतीर्थ पहले चलाया किसने ये जानते हैं? ये सीबीआई का है। ठीक है, सीबीआई द्वारा ये चलाया गया है और एफबीआई के सहयोग से चलाया गया है। एफबीआई अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, ये इसने बुलियन समर्थित एक साइबर अपराध नेटवर्क को अभी ध्वस्त किया, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया। तो साइबर अपराध किस क्षेत्र में ये था? तो ये बुलियन जो है उस क्षेत्र में था। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के नाम पे जो साइबर अपराध हो रहे हैं कि आपको त्वरित रिटर्न कुछ दे के वो आपको एक ट्रैप में फंसाते हैं, तो वो ट्रैप धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और एक स्टेज पे जाके वो आपको इस तरह से मतलब वो माइंड गेम करते हैं कि आप उसमें फंस जाते हैं। ठीक है, और असली में आपको लगता है कि वो एक इन्वेस्टमेंट है, वो एक गेम है या वो एक तरीका है, लेकिन असली में वो एक
ट्रैप होता है, एक अपराध होता है, तो बाकी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सीबीआई और एफबीआई ने ऑपरेशन चक्र चलाया था, ठीक है। तो ये ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा ने 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की है, ठीक है। तो जो वैकल्पिक न्यायतंत्र है उनका भारत में खासकर काफ़ी रोल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था, ठीक है, न्यायिक तंत्र कह लीजिए, ठीक। इसके तहत नालसा एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। नालसा है, फिर राज्य में है, ठीक है, जिसको स्टेट एलएसए कह सकते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो ये लोक अदालत उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है। ये ऐसा है कि वो कोर्ट न होते हुए भी कोर्ट का काम कर रही है और न्यायपालिका से दबाव घटाने का काम कर रही है। तो जो तीसरी लोक अदालत हुई है उसमें लगभग 1.14 करोड़ केस इन्होंने निपटाए हैं। और ज़्यादातर केस ऐसे ही होते हैं कि जिनमें उतना व्यापक न्याय का महत्व नहीं है, उतना व्यापक मुद्दा नहीं है, विधि का सारवान प्रश्न नहीं निहित है, उसमें बड़ी कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उसमें बस एक सक्षम शक्ति की ज़रूरत है जो बीच में न्याय का रास्ता निकाल दे, ठीक है। तो ज़्यादातर निर्णय जो है इसमें सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है, ठीक है, और मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास किया जाता है। अब ये नालसा जो है, इससे जो लोक अदालत है, इसके तहत जो लोक अदालत होती है उसको सिविल कोर्ट की शक्ति है, ठीक है। और एक और चीज़ है, यहाँ से अगर फैसला हो गया तो फिर आप कहीं जा नहीं सकते हैं, तो ये फाइनल फैसला हो जाता है। इसको सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त है 1908 के सिविल एक्ट संहिता से, ठीक है। तो इस वजह से ये लोक अदालतों का बहुत महत्व है भारत में खासकर, ठीक है, क्योंकि भारत में इतने कोर्ट्स नहीं है कि उतना मुकदमा निपटा पाए। तो ये उसी का एक सब पार्ट है, ठीक है, 2023 राष्ट्रीय लोक अदालत, ठीक है। इसके अलावा जैसे डेडिकेटेड अभी एक न्यूज़ आई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है, फास्ट ट्रैक कोर्ट ये पॉक्सो वाले जितने भी केसेस हैं उनको निपटाने के लिए बहुत कारगर है, ठीक है, ऐसी रिपोर्ट आई थी। तो ये विचार चल रहा है कि इनको नियमित करके एक परमानेंट व्यवस्था कुछ बना दी थी, ठीक है। पॉक्सो एक्ट कब आया था? 2012 में आया था, ठीक है। चलते हैं। एमपॉक्स अभी आप लोग जान रहे हैं कि एक बीमारी फैली है, भारत में भी इसके 1-2 केस आ ही गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जैसे और देशों में इसके काफ़ी केसेस आ रहे हैं, ठीक। तो खासकर यूरोप और अमेरिका और ये जिधर भी, अभी पाकिस्तान में भी बहुत सारे केसेस आए। तो एमपॉक्स के खिलाफ पहली वैक्सीन का नाम MVA-BN, ठीक है, ये एक डेनिश कंपनी ने बनाई है और इसको मंजूरी दे दी गई है, एक डेनिश कंपनी द्वारा बनाई गई है, ठीक। 18 साल मिनिमम एज होनी चाहिए इसको लगाने के लिए, और इसकी मतलब एक सिंगल डोज से ये 76% कवरेज प्रदान करती है, मतलब सटीकता इसकी 76% है, ठीक। तो कौन बनाया है, किस लिए है, तो ये दे के ये पूछ सकता है, ठीक है। तो एमपॉक्स के लिए है, पहली वैक्सीन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी वन लाइनर है। अनुराग गर्ग को NCB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NCB क्या काम करता है? तो भारत में जितने भी मादक पदार्थ हैं उनके नियंत्रण नियमन का काम करता है NCB, ठीक है, और एक तरह से गृह मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। यूनेस्को ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ओपन साइंस सिद्धांत मतलब वो किया है, जारी किया है, ठीक है। तो ये ओपन साइंस सिद्धांत क्या है और क्या किस बारे में ये बात करता है, ठीक है। तो ये जो है मुक्त ज्ञान का समर्थक है, ठीक है। जितना भी डेटा है और जितना भी डेटा को बनाने के पीछे स्ट्रक्चर है, ठीक है, अन्य ज्ञान है, इनके मुक्त प्रवाह के लिए ओपन साइंस सिद्धांत लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसका यही बुनियादी मूल्य है कि ये एक समावेशी व्यवस्था करता है जिसमें बहुभाषी वैज्ञानिक ज्ञान सभी के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध, सुलभ और पुनः उपयोगी, मतलब आप इस डेटा को उठा के कुछ अपना बना सकते हैं, अपना ज्ञान बना सकते हैं, अपने किसी, मान लीजिए ये ऐप है कोई, उसका ओपन सोर्स है, उसका आप उठा के कोडिंग एक नए ऐप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये समावेशिता को बढ़ावा देता है, ठीक है। जो लोग उतना पहुंच नहीं है जिनकी तकनीकी तक, वो दूसरे के डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके
अपने लिए कुछ बना सकते हैं या कुछ नया बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये ओपन साइंस सिद्धांत का यूनेस्को ने समर्थन किया और उसके लिए एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। यूनेस्को अब कई क्षेत्रों में योगदान दे रहा है, इसलिए उसको अब बस ये इससे जोड़ के रखना ठीक नहीं है कि यूनेस्को केवल मतलब पुरातत्व के क्षेत्र में या स्मारकों के क्षेत्र में ही काम करता है। यही अभी देखिए इसमें एआई में, फिर डोपिंग के लिए भी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डोपिंग के लिए भी इसने एक दिल्ली में किया था समारोह, ठीक है। गोवा में 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक हुई है। तो बस इतना याद रखना है कि ये बैठक कौन सी है, समुद्री राज्य विकास परिषद की है और गोवा में हो रही है, ठीक है, बस इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 जारी किया, ठीक है। तो अभी रैंकिंग नहीं जारी की है, अभी बस रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक। इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि कुल 5 साइबर सुरक्षा के पिलर हैं, इसके आधार पर इन्होंने रिपोर्ट जारी की है, ठीक। इसमें जो टियर 1 कंट्री हैं, टियर 1 कंट्री, इसमें कुल 46 देश हैं, ठीक है, और इंडिया इसमें शामिल है, ठीक। यही सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक जानने के लिए। जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो पूरी बात इसके बारे में पता चल जाएगी, ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा खतरा कहीं है तो वो भी इन्हीं क्षेत्रों में है, ठीक है, खास करके इंडिया और मतलब हालांकि इंडिया को सुरक्षा के देश से टियर 1 में रखा गया है, इसका मतलब कि भारत उन सभी सुरक्षा पिलर्स के प्रति प्रतिबद्धता रखता है, ठीक है। तो इतनी न्यूज़ है, आगे चलते हैं। तो ये विश्व ओजोन दिवस तो था 16 को ही, 16 सितंबर को, लेकिन पिछले वीडियो में इसलिए नहीं कवर किए थे क्योंकि इसकी थीम में थोड़ा कन्फ्यूजन था, ठीक है। कई संस्थान थीम जारी कर देते हैं, इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसकी थीम ध्यान रख सकते हैं, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है, ठीक है। ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट भी है, सीधे पूछ सकता है। और अगर ये देखे चाहे तो ये क्यों है, तो ये आप लोग जान ही रहे हैं कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में, इसी डेट को हुआ था, इसलिए उस दिन मनाया जा रहा है। बाकी बहुत उसमें फैक्ट में नहीं जाएंगे, याद रहता नहीं है और हमारे यूज़ का भी नहीं है। जितना भी बता दें, अगर ओजोन के बारे में सारा कुछ बता दें तो अंत तक यही याद रहेगा, यही याद रह जाए 3 चीज़ तो बहुत है, ठीक है। पैदल चलने वाले रहने योग्य बेहतरीन शहरों में विश्व के टॉप शहर में ज्यूरिख नंबर 1 पे, ठीक है, ज्यूरिख शहर नंबर 1 पे। ये भी वन लाइनर है। भारत में मुंबई है, ठीक है। मुंबई का क्लाइमेट, मुंबई में अपराध कम होना और मुंबई में ज़्यादा सुविधाएं फैसिलिटीज़ होना, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है। जबकि वहीं पे बेंगलोर जो है वो पैदल चलने और रहने योग्य दोनों के लिए, रहने योग्य तो महंगा की वजह से और पैदल चलने इतना ट्रैफिक की वजह से वो इसमें लिस्ट में नहीं है, ठीक है। मुंबई कोलकाता पूरे इस लिस्ट में है, ठीक। तो बस यही 2 याद रखने हैं। अभी भारत ने चाइना को हरा के चीन को 1-0 से हरा दिया है और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का विजेता बन गया, ठीक है। और भारत ये 5वीं बार हुआ है, ठीक है। किसे हराया? चीन को हराया है और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता बना। कप्तान कौन है? तो हरमनप्रीत सिंह है, आप लोग जान रहे हैं। कांस्य पदक भारत ने जीता था, अगर आप लोग मैच देखा होगा, उसको कवर किया होगा तो आप लोग इनका नाम सुने होंगे, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो ये प्रोजेक्ट चीता के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रोजेक्ट चीता चला क्यों था? तो भारत में चीता विलुप्त हो गए थे, तो उनको लाने के लिए एक अभियान चला, ठीक है। तो 2022 में सबसे पहले नामीबिया से 8 चीता आए। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था 23 में, नामीबिया से 8 चीते आए थे, ठीक है। फिर 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, ठीक है। अभी ये और न्यूज़ में था, अफ्रीका की कुछ कंट्री, अफ्रीका में सूखा पड़ गया इस साल, तो नामीबिया और जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे वहाँ की एक कंट्री है, वहाँ पे 200 हाथियों को मारा जा रहा है मानव के भोजन के लिए, ठीक है। इस तरह की स्थिति आ गई है, ठीक।
तो अभी वहाँ अफ्रीका भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। तो ये दो न्यूज़ ध्यान दे सकते हैं कि 2022 से शुरू हुआ था, 24 में इसका सितंबर में ही शुरू हुआ था, तो इस वजह से 2 साल पूरा हुआ है। और नामीबिया और फिर दक्षिण अफ्रीका से चीता लाया गया है, ठीक है। कूनों में लाया गया था, उसमें से कुछ मर भी गए, लेकिन फिर भी कुछ अभी बचे हुए हैं, ठीक है। अब ये भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म एक लॉन्च हुआ है, ये कहाँ हुआ है, यही मुख्य न्यूज़ है, ठीक है। तो जो अभी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि एक आयोजन हो रहा है गुजरात में, ठीक है। किसके लिए हो रहा है? नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए। वहाँ पे भारत जर्मनी प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा के लिए जारी हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म सीधा प्रश्न यही पूछ सकता है कि किस लिए हुआ है, ठीक है। बाकी इसका डिस्कशन जो न्यूज़ था वो हम लोग पिछले वाले में किए हैं, ठीक है, अच्छे से, तो वो उसमें मिल सकता है। एक और चीज़ अगर देखें तो वहाँ पे ये जो आयोजन हो रहा था, इसमें मंत्रालय तो था ही, साथ में एक संस्था है CII, ठीक है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्री और NTPC और एक संस्था है रिन्यू। इन सभी ने मिलकर, चूँकि मोदी ने वो उसका उद्घाटन किया था, इन सभी ने मिलकर भारत का लक्ष्य आप लोग जान ही रहे हैं, 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करना है, जिसमें 100 गीगावाट की प्रतिबद्धता रिलायंस ने अपने तरफ से कही है, 100 गीगावाट, और 41 गीगावाट अभी NTPC। ये 2 बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा अडानी भी हैं, लेकिन अभी पीछे हैं नवीकरणीय ऊर्जा में, 8 गीगावाट, ठीक है। इस तरह से ये प्रमुख कंपनियां हैं जो भारत में योगदान कर रही हैं, किस क्षेत्र में? नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के क्षेत्र में, ठीक है। ये जो RE इन्वेस्ट शिखर सम्मेलन था, पिछले न्यूज़ में हम लोग उसको डिस्कस किए थे। मोदी जी ने इसका उद्घाटन गुजरात में किया है। अभी गैस्टेक का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, सीधे इंडिया और USA के बीच में ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के क्षेत्र में ये गैस्टेक का हुआ है। इसमें जो यहाँ के पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी और वहाँ के, उन दोनों ने मिल के एक साथ बैठक की और एक न्यायसंगत और व्यवस्थित ऊर्जा परिवर्तन में एक दूसरे की सहायता करने के लिए गैस्ट्रिक का आयोजन हुआ है। तो इसमें इंपॉर्टेंट इतना है कि किसके किसके बीच हुआ है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछेगा कुछ। चलते अगली न्यूज़ की तरफ, ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग इसको, जब ये स्टार्ट हुआ था शुरू में, तो ही इसको देखे थे, ठीक। ये है क्या? तो ये वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, ठीक है, भारत मंडपम में हो रहा है। मिनिस्टर कौन है इसके? तो ये चिराग पासवान, जो खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्ट्री है उसका। ये 4 दिवसीय सम्मेलन है वर्ल्ड फूड इंडिया। इसमें जो भागीदार देश है वो जापान है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। इसमें 40 से अधिक, 18 से अधिक देश शामिल हो रहे हैं, 40 से अधिक कंपनियां शामिल हो रही हैं। और इस क्षेत्र में फूड के अनुसंधान के क्षेत्र में, उसके प्रसंस्करण के क्षेत्र में वो अपना प्रोटोटाइप लेके आएंगे, अपना नमूना लेके आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये प्रदर्शनी भी है, एक बाज़ार भी है, ताकि एक दूसरे से कुछ नया, अनुसंधान से कुछ नया सीख सकते हैं, ठीक है। तो भागीदार देश कौन है, कहाँ हो रहा है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। कौन मिनिस्ट्री करा रही है? तो ये खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इसको करा रहा है, ठीक है। मंत्री का नाम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अभी जो इसके कौशल विकास राज्य मंत्री हैं, इनकी मौजूदगी में टाटा स्ट्राइव और एयरबस की संयुक्त साझेदारी से टाटा कौशल विकास केंद्र की स्थापना हुई है, ठीक है। कौन कौन इसमें भागीदार है, यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें है। इसमें टाटा स्ट्राइव है और एयरबस है। एयरबस एक बड़ी रक्षा निर्माण कंपनी है, ठीक है, जो बड़े बड़े विमान बनाती है, ठीक है। तो इसका एक से अधिक देशों में, जैसे स्पेन, फ्रांस, USA, तीनों में एयरबस का अपना अपना निर्माण इकाई है, ठीक है। तो ये इसने टाटा के साथ समझौता किया और टाटा कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। दिव्य कला मेले का उद्घाटन, तो ये उद्घाटन विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है, विशाखापट्टनम में। और इसका एक ये देखिए, दिव्य कला मेले में ये जो दिव्य है, इसका सीधा संबंध दिव्यांग कारीगरों से, ठीक है, दिव्यांग कारीगरों से है। तो ये उनसे उनके द्वारा निर्मित
जितने भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनके लिए ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, विशाखापट्टनम में। इसका आयोजन करता कौन सा मंत्रालय है? तो ये सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका आयोजन करता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। कौन इसका इस समय मंत्री? तो वीरेंद्र कुमार इसके मंत्री हैं। ठीक है, वीरेंद्र कुमार। तो इसके द्वारा विशाखापट्टनम में आयोजन किया गया। अब ये 19 से 29 सितंबर के बीच में होगा। ठीक है, 19 से 29 सितंबर के बीच में देश के कुल 20 राज्यों से 100 से अधिक कारीगर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, और इसका फोकस कहाँ है? जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट, मतलब पूर्वोत्तर के राज्य। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ये दिव्य कला मेला विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो भारतीय फेरो अलायंस एंड उत्पादक संघ ने चौथे अंतर्राष्ट्रीय फेरो अलायंस सम्मेलन की मेजबानी की है। तो यहाँ फेरो से समझ रहे हैं कि फेरो मतलब ये फेरो अलाय मतलब होता है अयस्क, फेरो मतलब होता है आपका Fe मतलब लोहा। ठीक है, तो ये इस्पात मंत्रालय के अधीन ये उत्पादक संघ है और इसके द्वारा ही सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है। केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन है? तो ये केंद्रीय इस्पात मंत्री कुमारस्वामी, ये HD कुमारस्वामी इसके मंत्री हैं। भारत की स्टील इंडस्ट्री आप जान रहे हैं, मतलब सेकंड थर्ड पोजीशन पे रहती है विश्व में। भारत इसमें स्टील का एक बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो इसके भारत इसकी मेजबानी भी कर रहा है। ठीक, चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो मंत्रिमंडल ने एक साथ निर्वाचन कराने के लिए एक मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यही सबसे इंपॉर्टेंट इस समय है कि ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति ने ये रिकमेंडेशन दी है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव हो सकता है। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव जो 2029 वाले चुनाव से पहले होना चाहिए, ऐसा कैबिनेट ने कहा है कि होगा ऐसा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो पिछली बार ही पूछ लिया था कि रामनाथ को मतलब किसकी अध्यक्षता में ये गठित हुआ है, तो रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित हुआ है। ठीक है, और अभी कैबिनेट ने इसको ये भी कह दिया है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब अगर ध्यान दें तो 1951 से 67 तक भाई भारत में पूरे देश में स्वतंत्रता और संविधान एक साथ लागू हुआ तो चुनाव एक साथ हो रहे थे। फिर बीच में ये भंग हो गया, जैसे बहुत सारे राज्यों में मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई या राष्ट्रपति शासन लग गया या जो भी वजह रही, तो इसके बाद ये क्रम बिगड़ गया, टूट गया। इससे क्या होता है, 2 बार चुनाव कराने के खर्च जो है, खर्च में वृद्धि होती है, संसाधन वेस्ट होता है। ठीक है, बाकी विधि आयोग और संसदीय समिति वगैरह वगैरह की रिपोर्ट भी इसके पक्ष में आई है। ठीक है, कि ये एक साथ होना चाहिए और फ़ायदेमंद तो है एक साथ कराना, लेकिन अब इस पर कितनी सहमति बन पा रही है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलते अगली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, ठीक है, ये एक नई योजना, अभी जनमन योजना आप लोगों ने देखी, जनजातीय क्षेत्रों में आवास के लिए जनमन योजना चल रही है, और जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान ये क्या है, कितना खर्च हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। तो बजट भाषण 2024-25 में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, इसमें कुल आकांक्षी जिलों के 63,000 गाँव शामिल होंगे और ये 5 करोड़ लोगों तक कवरेज बनाने के लिए है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई, पहली ये। इसके अलावा इसमें क्या जान सकते हैं, इसमें जो खर्च है वो 79,156 करोड़ रुपए। ठीक है, 79,156 करोड़ रुपए का खर्च है। ये जनजातीय बहुल गाँव और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों के लिए परिपूर्णता लक्ष्य को अपनाकर जनजातीय समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, जिसका नाम प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है। ठीक है, और इसमें कितने कितने गांव हैं, कितने लोग लाभान्वित होंगे, ये देना। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये 63,000 गांव या तो जनजातीय बहुल हैं, या तो यहाँ जनजाति ज़्यादा है, या तो ये आकांक्षी हैं। ठीक है, तो उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक विकास क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ें जिससे उनका सामाजिक उन्नति हो, और आर्थिक मतलब उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और संरचना, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें पहुँचाना। इसके लिए एक व्यापक योजना अभी स्टार्ट हुई है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीवीड कल्टीवेशन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना भी, ICAR जो भारत में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है, इसने जो है जो CMFRI है, एक मिनट, CMFRI इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कोच्चि में, यहीं जो है ये उत्कृष्टता केंद्र बनाया जा रहा है।
सीवीड कल्टीवेशन के लिए। सीवीड क्या है? सीवीड एक संयुक्त रूप से 3-4 चीज़ों को मिला के सीवीड कहा जाता है, ठीक, जिसमें ये समुद्री पादप शैवाल की विविध प्रजातियों को एक साथ हम लोग सीवीड कह देते हैं, ठीक। अब ये है क्या, इसका कल्टीवेशन मतलब इसकी खेती क्या है? तो सीवीड को इसके क्षेत्र में 4-5 तरह के पादप और शैवाल मिला के एक साथ इसका कल्टीवेशन समुद्र में किया जाता है, ठीक है। इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये कोच्चि में हुआ है, ठीक, इतना ध्यान दे सकते हैं और इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो एक रिपोर्ट जैसी चीज़ है, ठीक, जिसका नाम है भारतीय राज्यों का सापेक्ष राज्यों, देखिए ये गड़बड़ी हो गई है, ठीक है, आर्थिक प्रदर्शन गायब हो गया इसमें से, आर्थिक प्रदर्शन पर रिपोर्ट है, ठीक है। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये इस क्वेश्चन का सबसे वो पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी हुआ है, आर्थिक सलाहकार परिषद, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट करती क्या है? तो ये रिपोर्ट बताती है कि राज्यों की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में इन वर्षों में क्या अंतर है 1960 से 2023-24 में। तो कुछ फाइंडिंग इसकी इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये कह रहा है कि पहले पंजाब आगे था, लेकिन अब हरियाणा जो है इसने जीडीपी में पंजाब को पीछे छोड़ दिया, ठीक है, जबकि पंजाब ज़्यादा उर्वर स्टेट है और ज़्यादा आगे था, तो इस वजह से, लेकिन हरियाणा ने पंजाब को पीछे कर दिया। इसके अलावा एक फाइंडिंग ये है कि जो वेस्ट बंगाल है इसकी जीडीपी में व्यापक गिरावट आई है। उस समय ये देश में 10.5% का योगदान करता था, इस समय 5.3% का योगदान कर रहा है, ठीक है, इतना गिरावट, मतलब आधे से ज़्यादा, मतलब उसका प्रति व्यक्ति आय भी गिरी है और जीडीपी योगदान भी गिरा है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में व्यापक असमानता ये भी कह रही है, ठीक है। तो मेंस के या निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्ट का जिक्र कर सकते हैं कि असमानता किस तरह से है। तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट का इसमें योगदान और साउथ के 5 राज्य, केवल साउथ के 5 राज्य मिलकर कुल 30% का योगदान दे देते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का योगदान बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये न्यूज़ हो गई। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ आज की। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल उत्पादन करने वाला प्रायोगिक संयंत्र महाराष्ट्र के पुणे में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पुणे ध्यान देना है, किस चीज़ का है? CO2 से मेथनॉल, ठीक है। कार्बन कैप्चरिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक, कि कार्बन का करें क्या, उसको कैप्चर करके क्या करें। तो CO2 से कुछ अगर प्रोडक्टिव बन जा रहा है तो ये सबसे अच्छा पार्ट है उसका। तो मेथनॉल का प्रोडक्शन अगर हो रहा है, कहाँ हो रहा है? पुणे में हो रहा है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जुड़े रहें, अब से डेली चलना चाहिए शनिवार तक, फिर वीकली करेंगे। तो वीकली में जो इस बीच में कुछ गड़बड़ी हुई है, छूटा हुआ है, उसको करा लेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।